नमस्कार सभी को। दिस इज वीर कादन एंड वेलकम टू डॉक्टर अमित CS IS अकेडमी। ठीक है, तो मैं आपके सामने अपने एक अगले सेक्शन को लेके आया हूँ। ठीक है, तो हमने जो पीछे जो हमने पढ़ा था ना बच्चे, हमने उसमें डिस्कस करने की कोशिश की थी। अपने जो 2004 का जो क्वेश्चन पेपर था ना, वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2003 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, अपने इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन का। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बच्चे हमने पीछे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो सबसे पहले हमने जो कुछ पेपर डिस्कस किए थे, और लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था 2004 का, 2004 का हमने बच्चे डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 2003 का। ठीक है ना, 2003 का अपना क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चे आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर देख रखा है, एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला दे रखा है, इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है वो प्रीसी राइटिंग से दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है ना बच्चे, इसे में अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो अपने प्रेसी राइटिंग के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने आप में पैसेज से दे रखा है। ठीक है ना, कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद में बच्चे अपना जो एक इसके बाद में अपना क्वेश्चन जो दे रखा है प्रेसेस के बाद में, इसमें क्वेश्चन दे रखा है अपना, तो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, वो किसी ब्लैंक से रिलेट कर रहा है। अगला लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 5, रीराइट करने हैं सेंटेंसेस को बच्चे। ठीक है, रीराइट करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो लिख रखा है हमारे सामने, वो लिख रखा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का जिक्र करना है। ठीक है ना, सजेस्ट वन वर्ड। सेवेंथ में हमने यूज करना है वो कुछ इडियम्स दे रखे हैं और इनके मीनिंग के आधार पर आंसर्स लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, इनमें गलत सेंटेंस और हमने ठीक करनी है। ठीक है, तो बच्चों चलो अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले अपने वोकैब के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और वोकैब के सेक्शन में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 से जो है इसको हम पढ़ेंगे बच्चे। सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ये दे रखा है आपके सामने, सजेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सजेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे और इनके लिए हमने क्या कोई एक वन वर्ड जो है वो अपने आप में तैयार करना है। तो जो भी अपने आंसर हो उनको लगाने की कोशिश कर लेना। सबसे पहले लिख रखा है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, इसको हम कहेंगे ना बच्चे, वो कहेंगे इम्प्रॉम्प्टू। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इम्प्रॉम्प्टू। बिना तैयारी का जो भाषण होगा ना, बिना तैयारी का भाषण होगा उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉम्प्टू कहेंगे। बिना तैयारी के भाषण को इम्प्रॉम्प्टू कहेंगे। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, इसका एक मीनिंग और तैयार होता है, इसका सिनोनियम कह सकते हो, इसका मीनिंग कह सकते हो। और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्सटेम्पर। इसका जो सिनोनियम है, इसका मीनिंग तैयार होगा ना बच्चे, उसको हम कहेंगे एक्सटेम्पर कहेंगे, EXTEMPORE, एक्सटेम्पर। ठीक है, एक बिना तैयारी का भाषण जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे इम्प्रॉम्प्टू या एक्सटेम्पर कहेंगे। लेकिन आपके सामने जो भड़कीला जो भाषण जो होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, हरंगू। भड़कीले भाषण को हम कहेंगे, वो कहेंगे अरंगू कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दो शब्द, नहीं एक शब्द और लिखा आपके सामने, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन ये क्या होगा, सुनो, जो विपरीत अर्थों वाले शब्द है ना उनका एक साथ यूज करना। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखो और मैंने कहा आपके सामने सीरियस जोक, सीरियस जोक। ठीक है, अब एक बात बताना बच्चे, जोक है तो सीरियस कैसा, और सीरियस है तो जोक कैसा, यही तो कहोगे, यही तो कहोगे। सीरियस है तो जोक कैसा, और जोक है तो सीरियस कैसा, उसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरन। अरंगू का मीनिंग होगा, वो होगा भड़कीला भाषण। जो प्रथम भाषण जो होगा ना उसको हम कहेंगे मेडन स्पीच। ठीक है, प्रथम भाषण जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेडन स्पीच कहेंगे। अगला शब्द लिख रखा है पर्सन हु इज बियॉन्ड करेक्शन, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते ना उसको हम कहते हैं, हिंदी में कहेंगे असुधारिय, और इंग्लिश में कहोगे मेरे भाई उसको हम कहेंगे इनकोरिजिबल। इंग्लिश में कहेंगे ना उसको हम कहेंगे इनकोरिजिबल। असुधारिय जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, पर्सन हु इज बियॉन्ड करेक्शन। ठीक है ना, तो इनऑडिबल का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके एक बार बता दो बच्चे, इनऑडिबल का मीनिंग क्या होगा, विच दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिस सुनाई ना दे उसको हम क्या कहेंगे, इनऑडिबल कहेंगे। इनकोरिजिबल मीनिंग का क्या मीनिंग होगा, सुधारा ना जा सके, असुधारिय। अगला लिख रखा है स्टीलिंग फ्रॉम अनदर पर्सनस राइटिंग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, सुनो, इसको हम कहेंगे प्लेगियरिज्म। ये प्लेगियरिज्म क्या होगा, प्लेगियरिज्म हिंदी में मीनिंग निकलेगा इसका साहित्य चोरी। मान लो कोई भी बुक पब्लिकेशन, सपोज करो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, और लुसेंट वाले उस अरिहंत के कवर कोट अगर अपना लगा दें, कंटेंट किसका है, अरिहंत का, लेकिन पब्लिशर कोई और अपने नाम पर बेच रहा है, तो साहित्य चोरी जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, प्लेगियरिज्म कहेंगे। बीइंग एवरीवेयर जो वर्ड लिख रखा है आपके सामने, बीइंग एवरीवेयर, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह विद्यमान होगा ना
सब जगह विद्यमान होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बीइंग एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनीसिएंट का मीनिंग सुनो ध्यान से। ओमनीसिएंट की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे जो सब कुछ जानता होगा। ठीक है, जो सबकी नॉलेज होगी ना, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी। और एक शब्द और होता है जिसको हम कहेंगे ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, हैविंग अनलिमिटेड पावर, दैट इज कॉल्ड ए ओमनीपोटेंट। उसको हम कहेंगे बीइंग एवरीवेयर कहेंगे, जो सब जगह हो ना उसको ओमनी प्रेजेंट कहोगे। अगला लिख रखा है आपके सामने, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट ए सेक्रेड थिंग। इसकी मैं बात करूं आपके सामने तो एक वर्ड सुना होगा आपने, सैक्रिलिएज। और जो सैक्रिलिएज जो होगा ना वो इसी के लिए यूज करोगे। तो आंसर जो अपना लिखना चाहो ना तो इसमें आंसर होगा SACRILEGIOUS, सैक्रिलेजियस। उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स। अपवित्र मीनिंग निकलेगा इसका हिंदी में, अपवित्रता भी कह सकते हो। ठीक है, अपवित्र या अपवित्रता, उसको हम कहेंगे बच्चे बच्चे वो कहेंगे सैक्रिलेजियस कहेंगे। ठीक है, ये आपके सामने वन वर्ड का डिस्कशन था। ठीक है, वन वर्ड का। अब अपने जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे बच्चे अपने किसी एक अगली स्टोरी का। और क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, 5 जो है उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो लिख रखा है इसमें करना है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जो क्वेश्चन लिख रखे हैं ना इसमें आपने रीराइट करने हैं। सबसे पहला लिख रखा है, यू मस्ट इंडोर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। इसके हमने क्या करनी है, वॉइस को चेंज करना है। चलो भाई वॉइस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए जो लिख रखा है इसके वॉइस को चेंज करना है। और वॉइस को जैसे ही चेंज करोगे ना तो आपने देखा कि ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब और ये होगी मेन वर्ब। ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब एक मॉडल होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का बनाओगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जैसे बनाओगे तो लिखने की कोशिश की आपने बच्चे। आप इसका पैसिव चेंज करोगे तो लिखा आपने व्हाट कैन नॉट, और इसके बाद में लिखने की कोशिश की BURED क्योर। ठीक है, व्हाट बी इंडोर्ड, मस्ट बी इंडोर्ड, मस्ट ENDURED। सुनो मेरी बात ध्यान से, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, CURED वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मस्ट बी इंडोर्ड, तो ये बनेगा इसका पैसिव बाई। ठीक है ना, व्हाट कैन नॉट बी इंडोर्ड, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, मस्ट बी इंडोर्ड। ठीक है, अगला देखो क्या लिख रखा है, नाउ विद स्टैंडिंग हिज स्ट्रेंथ ही कुड नॉट मूव द स्टोन। ये प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था आपका कि इसका क्या बनाना है बच्चे, कॉम्प्लेक्स नहीं कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए एक बार प्रीवियस लेक्चर को देखोगे ना पे तो उसमें बिल्कुल आपका अच्छे से समझा रखा है। नाउ विद स्टैंडिंग हिज स्ट्रेंथ ही कुड नॉट मूव द स्टोन। ठीक है ना, वो जो भी अपना आंसर हो एक बार कमेंट करके बता देना। प्रीवियस वीडियो को देखना आप, और वीडियो में देखने के बाद तरीका आपको समझा दिया था, उसी आधार पर इसको आप बनाकर मेरे को बता दोगे। अगला जो लिख रखा है आपके सामने सेक्शन जो लिख रखा है, इट इज नेवर टू लेट। अगला जो लिख रखा है ना आपके सामने लिख रखा है, इट इज नेवर टू लेट टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और बच्चे जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे ना तो लिखने की कोशिश की आपने इट इज नेवर, और इसके बाद में आपने टू को हटाओगे तो क्या लिख दोगे, सो। इसके बाद में एडजेक्टिव लिखा लेट, और टू को हटाओगे ना TO को तो इसकी जगह लिख देंगे दैट। और इसके बाद में लिखेंगे बच्चे वन कैन नॉट मेंट। ठीक है, वन कैन नॉट मेंट, END। ये बना कैसे, ये पीछे किसी क्लास में टू को रिमूव करना सिखाया था, उसमें समझ लेना भाई। टू को रिमूव करना सिखा रखा अपना। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज नेवर, सो दैट वन कैन नॉट END मेंट लिख रखा है बच्चे, ये END मेंट लिख रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिखा भी रखा है टू की जगह सो दैट को ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से सिखा रखी है। अगला क्वेश्चन उठा के देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, सी के बाद में क्वेश्चन नंबर डी को देखो, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन टैग बताना है, ए फ्यू पीपल न्यू द आंसर, ए फ्यू पीपल न्यू द आंसर। इसका आंसर लगाओ बच्चे एक बार। डी का जो लिख रखा है ना इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे आप। डी का जो लिख रखा है इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। जैसे इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो लिख रखा है ए फ्यू पीपल न्यू द आंसर। देखो यदि फ्यू लिखा होता, ठीक है, ये आपके सामने पहले तो ये बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव सेंटेंस। हाँ भाई, पॉजिटिव है नेगेटिव। यदि फ्यू लिखा होता तो नेगेटिव होता, लेकिन इसमें एक शब्द लिख दिया उसने FU। ये अब थोड़ा पर जिससे काम चल जाए। ठीक है, एटलीस्ट सम पॉजिटिव होगा। पीपल न्यू सेकंड फॉर्म हुई तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट का काम करेगी, और पास्ट इंडिफिनिट का काम करेगी ना
तो इसका टैग जो बनाओगे वो लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चे बोल कर बताओ, डिड दे आपके सामने टैग बनाया, ठीक है ना। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ए फ्यू पीपल न्यू द आंसर, ठीक है। ए फ्यू पीपल पॉजिटिव है तो डिडंट बनेगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या बनेगा इसका, नेगेटिव बनेगा। अगला देखो, वी विश वी ही डिडंट हैव टू टेक एग्जाम्स सेड द चिल्ड्रन चेंज द मोड ऑफ नरेशन। नरेशन बनानी अच्छा सवाल है भाई, समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे आप इसका नरेशन चेंज करने की कोशिश करोगे ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर ई फॉर एलिफेंट की, वी विश वी हैव टू टेक एग्जाम्स, ठीक है। तो जैसे आप इसके नरेशन चेंज करोगे तो आपका देखो, जो द चिल्ड्रन है ये अपने आप में कौन है, स्पीकर है, ठीक है। इसमें लिसनर दे नहीं रखा, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ये जो लिख रखी है ये रिपोर्टेड स्पीच होगी। तो लिखने की कोशिश करोगे वो लिखोगे आप सबसे पहले द चिल्ड्रन। आप जैसे ही चेंज करोगे ना बच्चे, तो लिखा आपने द चिल्ड्रन, इसके बाद में हम लिखेंगे वो लिखेंगे सेड दैट। सेड को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि लिसनर नहीं है, लिसनर हो तो चेंज करेंगे, नहीं तो चेंज नहीं करेंगे। तो लिखा द चिल्ड्रन सेड, और इसके बाद में लिखने की कोशिश की आपने दैट, ठीक है। दैट के बाद में लिखा बच्चे, वो लिखा आपने दैट। अब वी विश, वी कंफ्यूजन, बेसिकली वी को हम चेंज करेंगे तो लिखने की कोशिश की दैट दे, और दे के बाद में लिखा विश की सेकंड फॉर्म कौन सी बना दोगे, पास्ट में विश्ड। फिर से इस वी को चेंज कर देंगे किस में, दे में चेंज कर दिया बच्चे। और आपने लिखने की कोशिश की डिडंट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो आप लिखने की कोशिश करोगे दैट दे विश्ड। इसके बाद में आपने हैव के बाद में क्या लिख दोगे बच्चे, टू टेक एग्जाम्स, ठीक है। टू टेक एग्जाम्स, आपने देखा यहाँ पर बात किसकी है, पास्ट इंडिफिनिट, तो इसको पहुंचा दोगे पास्ट परफेक्ट में। तो लिखने की कोशिश की एडेंट, और एडेंट के बाद में क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे हेड। एडेंट के बाद में क्या लिख देंगे, हेड, क्योंकि हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। करेक्ट नरेशन होगी द चिल्ड्रन सेड दैट दे विश्ड दे hadn't had have to take exams, ठीक है। ये बनेगी अपनी, ठीक है। इस एव को हटा देना, एव को हटा देना, इस एव की जगह हमने क्या लगा दिया, हेड बना दिया। द चिल्ड्रन सेड दैट दे विश्ड दे hadn't had to take exams, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखो क्या लिख रखा है, ठीक है। ई फॉर एलिफेंट अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अपने कंप्लीट हो गए। अगला सेक्शन और उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो एक बार, क्या लिख रखा है 7 को पढ़ो। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस ब्रिंग आउट द मीनिंग। बच्चे जो भी आंसर लगा सकते हो ना एक बार वो लगाने की कोशिश करें। अपने कुछ इडियम्स लिख रखी हैं, इनके आंसर्स को जस्टिफाई और कर देते हैं। इडियम्स लिख रखे हैं आपके सामने, पाई इन द स्काई, इनकी मैं बात करूँ तो आपके सामने पाई इन द स्काई, बच्चे मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इम्पॉसिबल ड्रीम। इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे इम्पॉसिबल ड्रीम जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, पाई इन द स्काई, यानी एक ऐसा सपना देखना जो पॉसिबल ही ना हो, उसको हम क्या कह देंगे, इम्पॉसिबल ड्रीम, यानी पाई इन द स्काई। सेंटेंस बनाना चाहो ना तो आप बना सकते हो, आई वांट टू बी ए पीएम, आई वांट टू बी ए पीएम एज इट्स पाई इन द स्काई, पाई इन द स्काई। सेंटेंस कोई भी बना सकते हो आप, ठीक है, जो भी मन करे। तो ये होगा अपना पाई इन द स्काई का सेंटेंस में यूज हो गया, ठीक है। और इसके मीनिंग के आधार पर भी हमने लिख लिया। अगला लिख रखा है आपके सामने, वो पढ़ो क्या लिख रखा है, द नीटी ग्रीटी। नीटी ग्रीटी बेसिकली एक इडियम लिख रखी है, और इसके मीनिंग की मैं बात करूं आपके सामने तो नीटी ग्रीटी का मीनिंग जो होगा ना, ठीक है, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे किसी चीज के लिए कोई जरूरी चीज होना। मीनिंग को लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इसी में, द इसेंशियल, और मीनिंग यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, द इसेंशियल्स, इसेंशियल्स लिख रखा है, द इसेंशियल्स और बेसिक्स ऑफ समथिंग, और बेसिक्स ऑफ समथिंग, बेसिक्स ऑफ समथिंग, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे नीटी ग्रीटी कहेंगे बच्चे, ठीक है ना, नीटी ग्रीटी, ठीक है। और इसके लिए इसका सेंटेंस तैयार करना चाहो तो लिख देता हूँ आपके सामने, लेट मी एक्सप्लेन द नीटी ग्रीटी ऑफ सेल्स, ये बनेगा सेंटेंस भाई, द इसेंशियल्स और बेसिक्स ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड नीटी ग्रीटी। एक बार देख लो, फिर अपनी अगली इडियम्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है।
देख लिया होगा आपने। अगली जो ईडियम है ना आपके सामने, वो बचे बाई लिप्स एंड बाउंड्स। इसके आंसर को तैयार करो एक बार, बाई लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। रैपिडली मीनिंग इसका निकलेगा भाई। अगली जो ईडियम है ना, इसकी मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बाई लिप्स एंड बाउंड्स। इसका मीनिंग जो होगा होगा रैपिडली। यानी आप हिंदी में आपने सुना होगा ना एक मुहावरा कि दिन दोगुनी रात चौगुनी, दिन दोगुनी रात चौगुनी, उसको हम कहेंगे बाई लिप्स एंड बाउंड्स, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। इससे सेंटेंस बनाना चाहो ना तो इससे बना सकते हो सेंटेंस बच्चे। द कोरन, कोरन, कोरन मीन्स मक्का, इज ग्रोविंग, इज ग्रोविंग, द कोरन इज ग्रोविंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स, बाई लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। भगवान करे आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करो, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं किसका, बाई लिप्स एंड बाउंड्स का। अगला लिख रखा बी इन समवंस गुड बुक, बी इन समवंस गुड बुक। इनकी मैं बात करूं आपके सामने, अगली जो ईडियम लिख रखी है ना बच्चे, इसके मीनिंग की मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे टू बी रिगार्डेड फेवर, ठीक है। इसका मीनिंग जो लिखोगे ना वो लिखोगे यहाँ पर टू बी रिगार्डेड, टू बी रिगार्डेड फेवरेबली, of AVOUR, favorably by another person, by, इसका मीनिंग दोबारा से लिख रहा हूँ, वो गायब हो गया अपना, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका मीनिंग बाई, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे टू बी रिगार्डेड, टू बी रिगार्डेड फेवरेबली बाई अनदर पर्सन, बाई अनदर पर्सन, उसको हम कहेंगे बाई इन समवंस गुड बुक। इससे आप सेंटेंस फ्रेम करना चाहो तो खुद सेंटेंस बना लेना आप, ठीक है ना, सेंटेंस खुद फ्रेम कर लोगे। अगला जो लिख रखा है वो लिख रखा है डाउन इन द माउथ। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो डाउन इन द माउथ, आप किसी को कहते हो ना कि भाई तेरा मुंह लटके हुआ क्यों है, मुंह लटका हुआ इसका मतलब दुखी है, अनअपियर डिप्रेस्ड है, ठीक है, अनअपियर डिप्रेस्ड है ना, उसको हम कहेंगे डाउन इन द माउथ। एक बार इसका मीनिंग कमेंट करके बताओ शाबाश, ठीक है, जो भी इसका मीनिंग है वो कमेंट करके बताओ एक बार शाबाश, जो भी आंसर बता सकते हो। लगा लिया होगा अपने आंसर अपना। हाँ भाई, अगले लिख रखी है इडियम, वो लिख रखी है डाउन इन द माउथ। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे दुखी, और इसका मीनिंग तैयार करना चाहो तो इसको हम कहेंगे अनअपी, अनअपी एंड डिप्रेस्ड, एंड डिप्रेस्ड, अनअपी और डिप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड डाउन इन द माउथ, ठीक है ना। इसके लिए सेंटेंस तैयार करना चाहो तो लिख सकते हो शी लुक्ड ए बिट डाउन, शी लुक्ड ए बिट डाउन इन द माउथ, इन द माउथ, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे डाउन इन द माउथ, ठीक है। ये अपने इडियम्स का एरिया हमने कवर कर लिया बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। अब अपने एक अगला सेक्शन वो देख लेते हैं, देख लो एक बार, कोई डाउट वाउट हो तो इसमें बता दो आप एक बार, कमेंट करके बता दिया करो आप, ठीक है। अगला सेक्शन है अपना, वो सेक्शन है बच्चे इस क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम करेंगे एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसको एक बार ठीक करो, 8 नंबर सेंटेंस जो लिख रखा है आपके सामने, इसको ठीक करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को ठीक करो एक बार बच्चे, जो भी आप ठीक कर सकते हो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 को ठीक करेंगे जो लिख रखा है,
ये लिख रखा है आपके सामने, ब्रेड एंड बटर आर व्हाट वी यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। अब मैं आपको दूसरे तरीके से एक बार डीपली डिस्कशन कर लेते हैं इसका, अब समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना बच्चे। खुल जाओ एक बार, खुल जाओ, ठीक है। चलो अब अपने अगले सेक्शन को मैं आपके सामने है ना कुछ सवाल लिख रहा हूँ, एक बार देख लियो, जो भी अपने आंसर्स तैयार कर सकते हो देख लेना भाई, ठीक है। ठीक है, आंसर लगाते चलना एक बार साथ के साथ। ब्रेड एंड बटर आर माई डेली ब्रेकफास्ट, ठीक है। कुछ और सवाल लिख रहा हूँ। चार सवाल लिखे, इनको ठीक करो एक बार सवाल, और सेंटेंस पेश कर रखे, ठीक करने की कोशिश करें आप। जो भी आंसर लगा सकते हो लगाओ एक बार, लगाओ एक बार, शाबाश, आंसर लगाओ। जो भी आंसर लगा सकते हैं, चार सवाल लिख रखे हैं आप, इनको जस्टिफाई करें। चार सवाल लिख रखे हैं, जस्टिफाई करो। सबसे पहले लिख रखा ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड इन दिस ग्रोसरी शॉप। अगला जो लिख रखा आपके सामने वो लिख रखा है ब्रेड एंड बटर आर माई डेली ब्रेकफास्ट, कपिल एंड रेनू इज गेटिंग मैरिड टुनाइट। अगला लिख रखा है ना आपके सामने, वो लिख रखा है बच्चे सवाल, समीर अंश एंड माई सिस्टर हैज जॉइंड द इंडियन आर्मी। जो भी आंसर लगा दो एक बार, शाबाश। जो भी आंसर है लगाओ। देख लिया होगा आपने, अब मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहला जो सवाल लिख रखा है ना, ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड इन ग्रोसरी शॉप। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चे। यदि आपके सामने किसी भी सेंटेंस में लिखा मिले, वो लिखा मिले सब्जेक्ट वन, और सब्जेक्ट वन को कनेक्ट करें एंड से, और उसको बाद में लिखते सब्जेक्ट टू। जब सब्जेक्ट वन को टू को एंड से कनेक्ट करते हैं तो इसके बाद में हम करते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। जब वो अलग अलग अपने आइडियाज को पेश करते हो, लेकिन जब किसी भी सेंटेंस में, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वन एंड और इसके बाद में सब्जेक्ट टू और इसके बाद में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कब यूज करेंगे, जब ये किसी भी सेंटेंस में ना मेरे भाई एक कॉम्प्लीमेंट तैयार करते होंगे। किसी भी सेंटेंस में क्या तैयार करते होंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं तो इसको क्या कहोगे, पेयर बनाते होंगे ना, पेयर। तो हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। देखो ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड इन दिस ग्रोसरी शॉप, इसमें आपने देख लिया होगा ब्रेड और बटर वो अलग अलग बेची जाती है, तो इज की जगह क्या लिख दोगे, आर का ना, बिल्कुल ठीक होगा। इज की जगह क्या कह देंगे, आर। सेंटेंस नंबर दो को पढ़ो एक बार, क्या लिख रखा है आपके सामने। सेंटेंस नंबर दो को देखोगे ना, ये लिख रखा है ब्रेड एंड बटर आर माई डेली ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर दोनों को ब्रेकफास्ट में दोनों को एक साथ ही तो खाते हो, और जब ये पेयर बना रहे हैं तो आर को हटाकर क्या लगा दोगे भाई, इज कहना ज्यादा सेंसिबल होगा यहाँ पर। अगला देखो क्या लिख रखा है सेंटेंस आपके सामने, ये लिख रखा है कपिल एंड रेनू इज गेटिंग मैरिड टू नाइट। कपिल अलग सब्जेक्ट हुआ, रेनू अलग सब्जेक्ट हुआ, दो सब्जेक्ट हो गए, तो एंड से कनेक्ट है तो इज को हटा दोगे, क्या लिख दोगे, आर कहना ठीक है। समीर अंश एंड माई सिस्टर, भले एक दो और ऐड करते कोई फर्क नहीं पड़ता,
और उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया है, तो आपने लिखने की कोशिश करोगे हैज नहीं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैव लिख देंगे, क्योंकि ये पेयर नहीं बना रही, अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो आपके सामने जिक्र हो गया, वो जिक्र हो गया अपना किसका, इसके बिल्कुल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और जो क्वेश्चन पेपर है अपना उनके ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ठीक करेंगे। अब आप सभी बच्चे ठीक करो, एक बार जो क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने शाबाश, ये लिख रखा है ब्रेड एंड बटर, आर की जगह क्या लिख दोगे भाई, पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि इसका हमने रीजन हमने पढ़ लिया। इस आर को यहाँ से हटा दो और इसकी जगह क्या लिख दोगे, इज लिख दोगे। अगला जो सेंटेंस लिख रखा है ना उसको पढ़ो एक बार, क्या लिख रखा है, एवरी बुक एंड एवरी जर्नल इन द लाइब्रेरी आर इन ए पैड शेप। अब ये एवरीवन, मेरी बात को समझना, यदि आपके सेंटेंस में किसी सेंटेंस में लिखा मिले ईच के साथ में कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे आपके सामने लिखा एवरी, एवरी के साथ में शब्द लिखा आपके सामने वन, एक शब्द लिखा आपके सामने एनी, ऐसा कोई भी शब्द लिखा मिले ना, ऐसा कोई भी शब्द लिखा मिले तो इसके बाद में हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन प्लस में यूज करेंगे कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और आगे आने वाला जो प्रोनाउन भी होगा ना वो यूज कर देंगे कौन सा, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज कर देंगे इनके बाद में, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन का जिक्र करेंगे इनके बाद में। तो आपने देखा कि भले ही एवरी एवरी अलग अलग लिखा हो लेकिन एवरी लिख रखा है, एवरी लिख रखा है, तो इसमें आर की जगह है ना बच्चे, आर को हटा दोगे और आर की जगह आंसर क्या हो जाएगा अपना, इज कहना बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर सी को पढ़ेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी को पढ़ो एक बार, क्या लिख रखे है क्वेश्चन नंबर सी जो लिख रखा है आपके सामने, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। अपने आंसर को जस्टिफाई करो एक बार शाबाश, आंसर क्या होगा, हाँ भाई आंसर क्या होगा। इसका आंसर बनाने के लिए ना मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ, उसको हम जस्टिफाई करेंगे और अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर लेना। कुछ ये देख लिया होगा आपने। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस फेस कर रहा हूँ और बच्चे उम्मीद करूंगा कि आप उनको समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। चलो बच्चों, अब हम आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ को लेकर, वो एक बार देख लियो। ठीक है, देख लेना भाई, जो भी अपने आंसर्स हो एक बार इनको मैं रीज कर देता हूँ। तो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस कर रहा हूँ, देख लियो एक बार। कुछ सवाल लिख रहा हूँ, इनको एक बार ठीक करने की कोशिश। ठीक है, जो भी ठीक कर सकते हो, जो जो ठीक लगे एक बार, जो भी आंसर जस्टिफाई करो देख लो एक बार।
चलो बच्चों, आपके सामने है ना कुछ सवाल पेश करें, एक बार इनको हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। कुछ सवाल पेश कर रखे, एक बार इनको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, देख लियो। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने, इनको हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। एक बार जो आंसर्स लगाएंगे अभी। पहला सेंटेंस रखा, राखी इज मोर इंटेलिजेंट देन निशा इज। अभी मेरी बात को सुनो। एडजेक्टिव की है ना 3 डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, और अगले कौन सी होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है ना। तो कंपेरेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जिसके लास्ट में ER स्टार्टिंग में मोर हो ना, या स्टार्टिंग में लेस हो, तो कौन सी डिग्री होगी, कंपेरेटिव होगी। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यदि हमारे सामने किसी भी सेंटेंस में बच्चे, यदि हमारे सामने किसी भी सेंटेंस में लिख के मिले कंपेरेटिव डिग्री, किसी भी सेंटेंस में ना कंपेरेटिव डिग्री हो ना बच्चे, तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद में हम हमेशा यूज करेंगे किसका, पेन का। अब एक बात बताना, कंपैरिजन होगा क्या, कंपैरिजन इस मार्कर का क्या आपकी बुक से हो सकता है कंपैरिजन? आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कंपैरिजन हमेशा लाइक वाइज होगा, सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस। यानी यदि आपके सामने यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है ना, तो बच्चे यहाँ पर भी कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। और यदि आपके सामने यहाँ पर अपना केस चेंज हो जाता है और यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव केस हो, तो यहाँ पर भी कौन सा केस हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना किससे होगी, ऑब्जेक्टिव केस। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज बताया जाता है। सेंटेंस नंबर 1 को देखोगे, राखी इज और इंटेलिजेंट। पहला जो सवाल लिख रखा है ना आपके सामने, वो लिख रखा है राखी इज और मोर इंटेलिजेंट देन निशा इज। इंटेलिजेंट के पहले मोर लिखा मिला, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव नहीं है मेरे भाई, कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव के बाद में देन तो बिल्कुल ठीक है, और देन ठीक हो गया तो यहाँ पर निशा कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस के बाद में वो भी ठीक है। यानी पहले सेंटेंस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा सेंटेंस लिख रखा है, मोर एक्टिव देन मी, शी इज मोर एक्टिव, शी इज मोर एक्टिव। मोर एक्टिव कौन सी डिग्री होगी, कंपेरेटिव। कंपेरेटिव डिग्री की करेंगे किसका, देन का। और कंपैरिजन बताया जाता है, तो ये सब्जेक्टिव केस हुआ, तो मी नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई कहना बिल्कुल ठीक होगा। कंपैरिजन लाइकवाइज बताया। अगला लिख रखा है आपके सामने, हिज शर्ट इज मोर कंफर्टेबल देन मिया। अभी मेरी बात को सुनना, हिज शर्ट जो लिख रखी है आपके सामने, जब इनका हम जिक्र करें आपके सामने, तो आंसर्स को कैसे जस्टिफाई करोगे, ये तो एक पॉजिटिव केस है। हाँ भाई, ये तो अपने आप में एक पॉजिटिव केस है। और जब आपके सामने पॉजिटिव केस की बात आई, तो यहाँ पर भी आपके सामने जो लिखी होगी ना बच्चे, वो लिखी होगी कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री लिखी होगी अपनी, ठीक है। और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में यूज हम करेंगे, वो यूज करेंगे किसका, देन का। कंपेरेटिव डिग्री के बाद में यूज करेंगे देन का। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव केस लिखा होगा, पॉजिटिव केस लिखा होगा कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन। लेकिन इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक तो शब्द लिखा आपके सामने दैट, और एक शब्द लिखा आपके सामने जिसको हम कहेंगे दोज। दोज, और इसके बाद में जो हम यूज, मैं ग्राफ बना रहा हूँ समझना, ऑफ। और ऑफ के बाद में हम यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे पॉजिटिव केस। अब मेरी बात को गौर फरमाते हुए इस चीज को आप देखना कि यहाँ पर पॉजिटिव केस है, और यदि पॉजिटिव केस बच्चे सिंगुलर होगा ना, तो हम यूज करेंगे किसका, दैट का। और पॉजिटिव केस यदि प्लूरल होगा, तो यूज करेंगे किसका, दोज का। ऑफ, ऑफ के बाद में पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, एक अपने कुछ ऐसे शब्द हमने पढ़े थे, जैसे अपना माइन हो गया, ठीक है, यू का बनेगा यूवर्स वगैरह, ऐसे शब्द बिल्कुल आपने पढ़े होंगे। तो ये कौन से केस बना देंगे, पॉजिटिव केस। दोबारा सुनना, कंपेरेटिव डिग्री के बाद में यूज करेंगे किसका, देन का। और देन के बाद में दैट, दैट का भी यूज करोगे जब पॉजिटिव केस कैसा होगा, सिंगुलर, तो हमने यूज कर दिया दैट का। और पॉजिटिव केस प्लूरल हो तो यूज करेंगे किसका, दोज का। ऑफ, ऑफ के बाद में आने वाली तो पॉजिटिव केस होगा वो यूज कर देंगे। पॉजिटिव केस दो तरीके से बनेगा, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, माइन, यूवर्स, आवर्स, ये शब्द आपने जरूर पढ़े होंगे, ये भी एक पॉजिटिव केस को डिनोट करते हैं। सेंटेंस नंबर 3 में देखोगे ना, हिज शर्ट इज मोर कंफर्टेबल। मोर कंफर्टेबल कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद में तो देन ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा निया को हटाकर, भाई एक बात बताना, किसी की शर्ट किसी की इंसान से कंफर्टेबल थोड़ी ना हो सकती, तो आपने कहा सर इसको हटाकर, आपने देखा कि हिज शर्ट सिंगुलर हुआ, तो आपने लिखने की कोशिश दैट है, ठीक है। सिंगुलर हुआ ना बच्चे, तो आपने आंसर तैयार करोगे, तो आंसर लगाने की कोशिश की आपने दैट, दैट के बाद में ऑफ है, और निया के साथ में क्या लगा दोगे, अपोस्ट्रोफ।
यानी करेक्ट सेंटेंस होगा ना, वो कौन सा होगा अपना, हिज शर्ट इज मोर कंफर्टेबल देन दैट ऑफ ए नियास, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखो, योर जींस लुक्स कॉस्टलियर देन मी, योर जींस पॉजिटिव केस हुआ, अरे बोलो हाँ पॉजिटिव केस हो गया। तो यहाँ पर देखा कि कॉस्टलियर कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव, और कंपेरेटिव डिग्री के लिए देन आपने कहा सर किसी की कॉस्टलियर किसी इंसान से थोड़ी ना होगी, यहाँ पर जींस प्लूरल हुआ पॉजिटिव केस, तो मी को हटाया तो यहाँ पर लिखने की कोशिश की दोज ऑफ, और मी का जो पॉजिटिव केस बनेगा वो कौन सा बनेगा, माइन, तो दोज ऑफ माइन, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अगला लिख रखा है रेनो स्कोल्डेड हिम मोर देन, मोर कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री देन सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना किससे हुई बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस से हुई, और यहाँ पर भी कौन सा केस लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव केस, और जैसे ऑब्जेक्टिव केस लिख रहा ना तो यहाँ पर भी आंसर को चेंज कर दोगे, इससे आई को हटा दो और इसकी जगह क्या लिख दोगे, मी लिख दोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होगा, ऑब्जेक्टिव केस से। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। जैसे अपने पेपर के ऊपर चलोगे ना तो अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर लेना भाई, आंसर लगाने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, तो आपने लगाने की कोशिश की, क्वेश्चन पढ़ोगे ना एक बार, अगला आंसर लगाओ, क्या लिख रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन आगरा, इसको आगरा को हटा दो और इसकी जगह लिखो देन दैट ऑफ आगरा। ये आया क्यों, इसका रीजन हमने अभी अभी देख लिया, ठीक है ना, देन दैट ऑफ आगरा। अगला लिख रखा है हियर वी हैव एन यूनिक एग्जांपल ऑफ परवर्टेड नोशंस। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से आपके सामने, एयर, अब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो एयर से या देयर से, एयर या देयर से शुरुआत होगी ना, उसमें हम यूज करते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करेंगे। एव, एव के बाद में क्या कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बताना एक बार, इसमें टेंस बताओ कौन सा है, इसमें टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट। बच्चे इतना याद रखना, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी नहीं होती, मेन वर्ब कंपलसरी होती है, और ये एव जो है ना, एव के भी तीन होती है, एव की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एड, और थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, एड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये तो गलत नहीं है। हियर वी हैव एन यूनिक, यूनिक एग्जांपल ऑफ परवर्टेड नोशंस, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये ठीक है सेंटेंस, इसमें कोई गलती है ही नहीं। अगला देखो क्या लिखा रखा, ऑफ द टू चॉइसेस प्रेफर द इजीएस्ट। अब देवी और सज्जनों मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं कुछ सेंटेंसेस फिर से पेश कर रहा हूँ, यानी फॉर एलिफेंट को समझने के लिए, ठीक है ना, ई फॉर एलिफेंट को समझने के लिए। चलो भाई एक बार बोर्ड की जो पड़ेगी हमें उसके ऊपर, आपने एक बार देख लिया होंगे। अगली मैं बात करूं आपके सामने, तो कुछ सेंटेंसेस पेश करूंगा आपके सामने, वो देख लेना अपने, आंसर जो भी हो ना बच्चे वो आंसर लगाने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। तो कुछ हल्के हल्के सवाल पेश कर रहा हूँ, देख लेना है। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पे। Then the twins Shubham was कुछ सवाल लिखे हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करो एक बार। सबसे पहला जो सवाल लिख रखा है आपके सामने, ये लिख रखा है देन द ट्विंस शुभम वाज एक्टिव बिटवीन देम, दिस बॉय इज गुड इन ऑल द स्टेट्स, कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ये तीन सवाल लिख रखे हैं बच्चे, ये आपके सामने गलत लिख रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। इनको ठीक है कैसे करोगे, सुनो मेरी बात को ध्यान से। यदि आपके सामने किसी भी सेंटेंस मिली, वो लिखा मिले देन की जगह कुछ और शब्दों की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, जैसे आपके सामने लिखा मिले टू की जगह आपके सामने लिखा मिले किसी से बिटवीन भी हो सकता है, अमंग भी हो सकते हैं, मंग भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, ठीक है, इसी तरीके से इन भी हो सकता है, ठीक है, ये शब्द लिखे मिले,
ठीक है, और हमें कंपैरिजन बताया जाए तो इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री के पहले यूज करोगे आर्टिकल दी, लेकिन इनके बाद में हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे किसका, ऑफ का। बाद में यूज नहीं करेंगे बच्चे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, इनका यूज नहीं करोगे और इनकी जगह यूज करोगे किसका, ऑफ का। कब यूज करोगे, जब संख्या कितने की जिक्र हो, दो का। यदि संख्या दो, कंपैरिजन कितने के बीच में होता है, दो के बीच में, और दो के बीच में कंपैरिजन हुआ ना, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दी। यदि संख्या दो से ज्यादा हो जाए, सुनना मेरी बात को ध्यान से, यदि आपके सामने किसी भी सेंटेंस में संख्या कितने से ज्यादा हो जाए, दो से ज्यादा, मोर देन टू, दो से ज्यादा हो जाए, तो सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। दो से ज्यादा हो जाते तो सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल दी का यूज कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर एक लिख रखा है, देन द ट्विंस शुभम वाज एक्टिव, ट्विंस कंपैरिजन बता दिया, तो देन को हटा दो, क्या लिख दोगे, ऑफ है, ऑफ तो हटा दिया, शुभम वाज एक्टिव नहीं, इसके जगह कंपैरेटिव डिग्री क्या लिख दोगे, एक्टिव। इसकी जगह हम यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे बच्चे मोर एक्टिव का जिक्र हम कर देंगे, ठीक है ना, मोर एक्टिव। लेकिन इसके पहले आर्टिकल लगाओगे, आर्टिकल दी, करेक्ट सेंटेंस, देन द ट्विंस शुभम वाज द मोर एक्टिव, ये एक्टिव आगे लिख रखा है आपके सामने, ठीक है, ये द मोर एक्टिव हो जाएगा। अगला देखो, बिटवीन देम, बिटवीन को हटा दो, इसके जगह क्या लिखो, ऑफ। देम की बात हुई तो संख्या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा हुई तो गुड को हटा दो, यहाँ पर क्या लिख दोगे, द बेस्ट के ना, ठीक रहेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे दो से ज्यादा हुई तो। अगला लिख रखा इन ऑल द स्टेट्स, इनको हटाओ, इसके जगह क्या लिखो, ऑफ। ऑल द स्टेट्स, ऑल द स्टेट्स के भारत के राज्य, दो से ज्यादा की बात हुई तो काश्मीर इज ब्यूटीफुल, काश्मीर इज ब्यूटीफुल में आप इसकी जगह लिखोगे द मोस्ट ब्यूटीफुल। कौन सी डिग्री आनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। ये होगा अपना। अब अपने चलते क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और क्वेश्चन पेपर जो है उसके ऊपर चलते हैं और अपने आंसर सिंप्लीफाई करेंगे। लगाओ आंसर अपने, जो हो गया भाई खुद ईरा, अपने आंसर को लगाओ। सभी बच्चे अपने आंसर्स को लगाएंगे, लगा दिया होगा अपने बच्चे आंसर, हाँ भाई, आंसर लगा दिया होगा। ऑफ द टू चॉइसेस प्रेफर द इजिएस्ट, दो चॉइसेस की बात हुई तो सुपरलेटिव को दो हटा दो, इसके जगह यूज करेंगे इजियर। कौन सी डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। क्यों है, क्योंकि दो चॉइस की बात हुई, दो का कंपैरिजन होगा, ठीक है। अगला लिख रखा है आपके सामने, आई प्रेफर टी देन कॉफी, तो कंपेरेटिव डिग्री होता है ना, उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और एक्सेप्शन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपके सामने किस सेंटेंस में लिखा मिले प्रेफर, कुछ शब्दों की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। प्रेफर, प्रेफर नहीं ना, तो प्रेफरेबल हो सकता है, प्रेफरेबल नहीं तो जैसे आपके सामने लिखा फर्दर, फर्दर नहीं तो आपके सामने शब्द लिखा नेक्स्ट, ऐसे शब्द होंगे ना, तो इनके बाद में हम कभी भी यूज नहीं करेंगे किसका, देन का, यूज करेंगे किसका, टू का। ये कंपेरेटिव डिग्री को बता देते हैं, देन का नहीं, देन की जगह यूज करोगे टू का। तो इसको ठीक करना अगले सेंटेंस पे एक बार, अगले सेंटेंस को, आई प्रेफर टी देन कॉफी, तो देन को यहाँ से हटा दिया आपने, देन को हटा दिया और इसकी जगह क्या लिखोगे, टू, ठीक है, इस प्रेफर की वजह से यहाँ पर क्या है, टू आया, ठीक है। अगला लिख रखा जी और गंगा, आई एम वेटिंग फॉर यू दिस मॉर्निंग, ये समझना भाई, ये अच्छा सवाल है। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर एक बार, और अगला जो सेक्शन है ना उस बात कर लेते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस पेश कर रहा हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ बच्चे, और जो भी आंसर हो ना अपना वो लगा लेना एक बार। कुछ हल्के हल्के सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने, जस्टिफाई करना अपने आंसर्स को, ठीक है।
दो चॉइस दे रखे, आंसर को देख लेना एक बार, ठीक है ना। चलो कुछ सवाल लिखे एक बार, इनको आप पढ़ने के बाद अपने आंसर्स को जस्टिफाई करो एक बार। कुछ सवाल लिख रखे बच्चे, इनको जस्टिफाई करने की कोशिश करो, ये ठीक है गलत है, शाबाश। चलो देख लिया होगा आपने, पहला सेंटेंस लिख रखा है ही हैज बीन राइटिंग पॉइंट्स, सी हैज ग्रेजुएटेड। अब मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ चल रही है और पढ़ते चलेंगे आप, ठीक है ना। अगला जो लिख रखा है ना आपके सामने, ये लिख रखा है सेंटेंस नंबर 1 की बात करूं, ही हैज बीन राइटिंग पॉइंट्स सिंस ही हैज ग्रेजुएटेड, शब्द लिख रखा है आपके सामने, और सिंस के पहले टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक बात बताना, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन उस ग्रेजुएशन की थी, वो ग्रेजुएशन किसी पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में की होगी। मान लो आप कोई भी टाइम उठा लो, 3 साल की होती है ग्रेजुएशन, जो भी टाइम उठाओगे ना तो स्पेसिफिक टाइम, और स्पेसिफिक टाइम की बात हुई तो टेंस कौन सा बताता है, वो पास्ट इंडिफिनिट। तो सिंस के बाद में एज नहीं कहना चाहिए, ग्रेजुएटेड आना चाहिए। यहाँ से आप एक ऐसा तरीका अपना ट्रिक तैयार कर सकते हो कि जब किसी भी सेंटेंस में बच्चे हमें लिखा मिले, वो लिखा मिले सिंस। जब किसी भी सेंटेंस में है ना, जब भी किसी भी सेंटेंस में बच्चे हमें लिखा मिले, वो लिखा मिले सिंस। एक मिनट रुकना भाई। चलो, जब हमें किसी भी सेंटेंस में लिखा मिले, वो लिखा मिले सिंस। सिंस जब लिखा होगा ना किसी भी सेंटेंस, तो सिंस के पहले हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सिंस के बाद में जो यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताती है। तरीका मिलेगा, सिंस लिखा होगा तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट और बाद में कौन सा होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा। तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है, बाद में पास्ट इंडिफिनिट कहना गलत होगा। अगला लिख रखा है आपके सामने, सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिंस सी हैज लेफ्ट द कॉलेज। शब्द लिखा मिला इसमें कौन सा, सिंस। जैसे ही लिखा मिला सिंस, तो हैज बीन प्रिपेयरिंग तो है, और ये लेफ्ट कॉलेज कहना भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर है नहीं सेंटेंस में बच्चे, इसमें कोई एरर है नहीं। अगला सेंटेंस पढ़ो क्या लिख रखा है एक बार। अगला देखो, राहुल हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस ही हैज लॉस्ट द जॉब। बच्चे शब्द लिखा मिला आपके सामने कौन सा, और सिंस के पहले कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके बाद में हम टेंस कौन सा यूज कर देंगे, पास्ट इंडिफिनिट। एज की कोई भी जरूरत नहीं है। अगला लिख रखा है, नोबडी एज बीन सिंस शिफ्टेड हुआ। आपके सामने सिंस लिख रखा है, बिल्कुल लिख रखा है। अब आपका आंसर इसमें एज बीन सिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि छह कैटेगरी की वर्ब होती है, सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, एक अपीयरेंस, पोजीशन। इनका यूज कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते, और कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते ना, तो यूज कौन से टेंस में करेंगे, इनका परफेक्ट में ही करेंगे। और परफेक्ट भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। एज से कहना ठीक होगा, और आगे
हेड को हटाकर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दोगे, शिफ्टेड कहना बिल्कुल ठीक होगा, यानी करेक्ट सेंटेंस। इसमें सीन क्यों नहीं आया, क्योंकि सी की आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। नोबडी हैज सीन हिम सिंस ही शिफ्टेड टू गोवा। अगला लिख रखा रेनो हैज बीन ट्रस्टिंग एज ट्रस्टेड देम सिंस। अब इसमें शब्द लिखा आपके सामने सी और सिंस के पहले एज बीन ट्रस्टिंग गलत होगा, आंसर क्या होगा, हैज ट्रस्टेड होगा। और इसके बाद में देखोगे सी हैज ज्वाइंड देयर क्लब, सी हैज नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, ज्वाइंड आना चाहिए। ट्रस्ट के भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, इसलिए ट्रस्टिंग कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला लिख रखा है समीर डिड नॉट पे द फी सिंस ही डिड नॉट रिसीव द मनी ऑर्डर। अब एक पढ़ के देखोगे ना, जो सेंटेंस नंबर 6 लिख रखा है, समीर को मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि, सॉरी हम उल्टा पढ़ गए, समीर अपनी फीस पे नहीं कर पाया था क्योंकि उसको मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ था। मनीष अपनी फीस पे क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि उसको मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ था। इसमें जो आपके सामने बॉक्स में रखा है, लिखा आपके सामने सिंस, लेकिन सेंटेंस नंबर 1 को वापस पढ़ोगे ना, लिख रखा है ही हैज बीन राइटिंग पोएम्स सिंस ग्रेजुएटेड। पर जब से अपनी कविताएं लिख रहा है, जब से उसने ग्रेजुएशन की, यानी यहाँ पर जो सिंस देखोगे ना, वो हमें जानकारी किसके दे रहे हैं, टाइम की। लेकिन इसमें सेंटेंस नंबर 6 में देखोगे ना, लिख रखा है आपके सामने समीर डिड नॉट पे द फीस, he did not receive the money order। समीर अपनी फीस पे नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसको मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ। तो ये किस चीज को बता रहा है, रीजन को बता रहा है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, जब आपके सामने किसी भी सेंटेंस में बच्चे, जब आपके सामने किसी भी सेंटेंस में सीन्स जो है वो हमें जानकारी दे, तो शब्द लिखा आपके सामने सीन्स, और ये सीन्स है ना हमें जानकारी दे, वो जानकारी दे कौन से टेंस की, टेंस तो अपने आप में अभी हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। जब हमें जानकारी देना, वो जानकारी दे रीजन की, किसी भी सेंटेंस में क्या बताता हूँ, रीजन बताएगा, तो इसके पहले कोई भी टेंस यूज करो, एनी टेंस, और इसके बाद में भी क्या यूज करेंगे, एनी टेंस। यदि किसी सेंटेंस में रीजन बताता है सिंस, तो कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन जब किसी सेंटेंस में, मेरे भाई ध्यान से सुनना, जब किसी भी सेंटेंस में ये टाइम बताए, जब किसी सेंटेंस में टाइम बताए ना, तो हम यूज करेंगे सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और बाद में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और सिंस रीजन बताता है तो कोई भी टेंस यूज कर सकते हो, बाद में कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं, याद रखना इस बात को। अब इनकी ग्रामर प्रोफाइल की ओर बात कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। जो सीन्स हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो सीन्स शब्द है, ये सीन्स एक तो बताता है, शब्द लिखा आपके सामने सीन्स। यदि किसी सेंटेंस में बताए रीजन, अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या बताए, रीजन। यदि रीजन तो बताएगा ना, तो ये काम करेगा इंग्लिश लैंग्वेज में कंजंक्शन का। यदि किसी सेंटेंस में रीजन बताएगा तो काम किसका करेगा, कंजंक्शन का। लेकिन इसी के अपोजिट जब जाते हो, और ये किसी भी सेंटेंस में, ये किसी भी सेंटेंस में मीन्स जो है कि किसी भी सेंटेंस में हमें जानकारी देता है टाइम की, और जब टाइम की जानकारी देना, तो ये काम करेगा, वो काम करेगा प्रीपोजिशन का, ठीक है ना। दोनों की ग्रामर प्रोफाइल अलग अलग है। रीजन तो बताए तो अपने आप में कंजंक्शन है, और यदि टाइम को बताए तो ये किसका काम करेगा, कि प्रीपोजिशन का जिक्र करेगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और क्वेश्चन पेपर आपके सामने लिख रखा है। चल भाई कहाँ गया कुछ, ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, और इसको ठीक करो एक बार। जो क्वेश्चन था, तो आपने देखा आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस, आपने देखा कि इसमें लिख रखा है सिंस, सिंस तो गलत नहीं है, इस एम वेटिंग को हटा दो, इस एम वेटिंग को हटा दो, इसको हटाकर है ना, इसकी जगह लिख देंगे हैव बीन वेटिंग। इस एम वेटिंग को हटाकर इसकी जगह लिखोगे, तो लिखोगे हैव बीन वेटिंग, कहना बिल्कुल होगा, हैव बीन वेटिंग कहना ठीक होगा। किसका, सिंस की वजह से टेंस हमने लिख दिया। अगला लिख रखा आपके सामने डिस्पाइट ए ग्रेव सेटबैक यू मस्ट, इसको ठीक करो एक बार, जो लिख रखा आपके सामने। अगला अगला लिख रखा है ना, जो क्वेश्चन लिख रखा है, इसको ठीक करेंगे यहाँ पे एक बार। डिस्पाइट ए ग्रेव सेटबैक यू मस्ट अडेयर विद योर अर्लियर, ये जो लिखा ना, ये अपने आप में कोई ईडियम नहीं है ना, ईडियम का मीनिंग लिख रखा है। और ईडियम की मैं बात करूँ, इसको हटा दोगे, और इसकी जगह लिखोगे ना, वो लिखोगे एक किक इन द टीथ, इसकी जगह लिखोगे, वो लिखोगे एक किक इन द टीथ, एक किक इन द टीथ। कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, हमें तो समझ नहीं है। ये ईडियम है, ये ईडियम है, और ये इसका मीनिंग है, ठीक है। एक किक इन द टीथ आना चाहिए, डिस्पाइट ए किक इन द टीथ यू मस्ट अडेयर विद अर्लियर प्लान, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला लिख रखा है आपके सामने देयर देयर वेडिंग हैज नॉट बीन ए हैप्पी वन। देखो जो शब्द है ना वन, इसके दो ही काम हो सकते हैं। एक तो हमारे सामने एक काम कर सकता है नुमेरल का, ठीक है, नुमेरल का काम करेगा, तो काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का।
और एक ये काम कर सकता है किसका, प्रोनाउन का काम कर सकते हैं, प्रोनाउन का काम कर सकते हैं। और जैसे ही प्रोनाउन का काम करेगा ना तो इसमें हमें अब आर्टिकल ए एन आता कैसे, सुनो, आर्टिकल ए एन तब आता है जब हमारे सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल ए एन, इसमें आर्टिकल सॉरी आर्टिकल ए की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑल द क्वेरीज शुड बी एड्रेस्ड टू द कंसर्न्ड। देख लेना भाई, मैं आपको इसका हिंट बता देता हूँ सीधा सीधा। एक वर्ड होता है एड्रेस, और एड्रेस के साथ में हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, कौन सी भी और टू। आगे तुम ठीक कर लोगे इसको, ठीक है ना। एड्रेस के साथ यूज करोगे विद और टू, अपनी प्रीपोजिशंस को देख लेना एक बार। एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये भी देख लेना, ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, ठीक है। शुड बी एड्रेस्ड, पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस एड्रेस के साथ में प्रीपोजिशन कमेंट करके बताओगे विद आएगी या टू आएगी, ठीक है ना। तो ये तो हमारे सामने था 8वां क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया, ठीक है। 8 नंबर सेंटेंस कंप्लीट हो गया, 7वां हमने कर लिया बिल्कुल। अब चलते हैं अपने इसके ऊपर, जो ब्लैंक लिख रखे हैं ना नंबर 4 के ब्लैंक, इनके ऊपर चलते हैं। एक बार सभी बच्चे जो भी आंसर है ना वो आंसर लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 के जो ब्लैंक है वो आंसर लगाओ एक बार, ठीक है। सबसे पहला जो लिख रखा आपके सामने, एक्सपोज्ड, कंप्लीट, इन्वोक, कॉन्ग्रुएंट, नॉर्मल। ई का देखोगे ना आप, ई और एलिफेंट का देखोगे और अपने आंसर्स को लगाने की कोशिश करोगे आप। इसी में आपके सामने लिख रखा है क्वेश्चन, जो लिख रखा है, on the account of the strict vigil of the army blank has returned to the riot affected areas। ये ग्रामर के हिसाब से देख लेना, ठीक है। The child got pneumonia as a result of blank to cold. She was prevented by emotions from blank her speech. The meeting started with an blank, ठीक है। विटामिन की essential for the blank। कोंगुलेंट, कोंगुलेंट का मीनिंग होता है जो क्लोट जो होता है ना, क्लोट, उसको हम क्या कहेंगे, कोंगुलेंट। तो लास्ट वाले में जो आंसर होगा होगा कोंगुलेंट कहना, बिल्कुल ठीक होगा, कोंगुलेंट कहना ठीक होगा। डी फॉर दिल्ली, इसका आंसर बताएंगे आप। डी फॉर दिल्ली का क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। देखो अब इसका आंसर है विद एन, आर्टिकल एन कब आएगा, जो वावल साउंड, क्या आपके सामने कंप्लीट वावल साउंड से शुरू है, आंसर नहीं। इनवोक, इनवोक को कह नहीं सकते, कोंगुलेंट हो गया, नॉर्मल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा अपना, एक्सपोज्ड लगा दो इस, ठीक है। जो भी अपना आंसर है वो लगाने की कोशिश करो एक बार, ठीक है, एक्सपोज। अगला देखो क्या लिख रखा आपके सामने, ऑफ कर ऑन अकाउंट ऑफ द स्ट्रिक्ट ऑफ द आर्मी हैज रिटर्न्ड टू द रियोट अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो अफेक्टेड एरियाज की यानी नॉर्मल सिचुएशन होगी, इसकी वजह से आर्मी की कड़ी निगरानी की वजह से, ठीक है। ये आप इनको कर लोगे, ठीक, ठीक है। इसमें से दो ही बचे, कौन से कौन सा, एक तो कौन सा बच गया, कंप्लीट हो गया, एक्सपोज हो गया, और कंप्लीट बचे हैं। तो इसमें भी लगा दो, चलो आंसर लगा दो अपना, ठीक है। फ्रॉम इसमें आ जाएगा कंप्लीट स्पीच, कंप्लीट सम स्पीच, कंप्लीट, एक ही बचा वो अपना इसमें आंसर लगा देना, ठीक है। तो 4 नंबर कंप्लीट हो। 5 नंबर देख लो एक बार क्या लिख रखा है। 5 नंबर हो गया था हमारा, बिल्कुल 5 नंबर भी हो गया था। ये देख लेते हैं कि कौन से बचे और कौन से नहीं बचे, ये तो ठीक है, बाकी सारे हो गए हमारे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, अपने जो जो आंसर्स होंगे उनको हम जस्टिफाई करते चलेंगे, ठीक है। तो बच्चे आपके सामने जो लिख रखे हैं, आगे जो लिख रखे हैं, इसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्प्रीहेंशन करना आपने, और क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ोगे। मैं थोड़ा सा आपके सामने, हाँ बिल्कुल, तो आपने करना है रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपने पढ़ना और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर्स लगाने। आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है दिस देन, क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देन इज हेल्ड टू बी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, देन इज हेल्ड टू बी द ड्यूटी ऑफ द मैन ऑफ वेल्थ फर्स्ट टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ modest अनोस्टेंशियस लिविंग अर्निंग डिस्प्ले और एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस का मीनिंग होता है खर्चीला जो होगा, टू प्रोवाइड मॉडरेटली द legitimate wants of those dependent upon him, and after doing so to consider all surplus revenues which come to supply as trust to administer in the manner which in judgment is best calculated to produce the most beneficial result for the community. The man of wealth becoming the mayor, agent and trustee for his poorer brethren,
bringing to their services superior wisdom, experience and ability to administer, doing for them better than ठीक है they would or could do for themselves. Those who would administer wisely must indeed be wise. For one of the obstacle means hurdles to the improvement of our race is discriminate himself from annoyance, and this was probably one of the most selfish and very worst actions of his life. ठीक है, for in all respects he is most worthy. In bestowing charity, the main consideration should be to help those who will help themselves, to provide part of the means by which those who desire to improve may do so, to give those who desire to rise the aids by they may rise to assist. ठीक है, मदद करने की बात हुई, but rarely or never to do all neither the individual nor the race is improved by aims giving those worthy of assistance, except in rare cases seldom require assistance. The really valuable men of the race never do, except in cases of accident or sudden change. Everyone has, of course, cases of individual brought to his own knowledge where temporary assistance can do genuine good, and these he will not overlook. ठीक है, आगे पैसे अभी इस charity it were better nor mankind that the millions of the rich were thrown in the sea than so spent as to encourage the slothful, the drunken, the unworthy of every $1,000 spent in so-called charity today. It is probable that us 95 is unwisely spent, so spent indeed as to produce the very evils proposes to mitigate or cure. आगे लिख रखा ए वेल नोन राइटर ऑफ फिलोसफी बुक्स एडमिटेड, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखना भाई, ठीक है, क्योंकि जानकारी की बात होगी तो वहां से क्वेश्चन अपना तैयार होना लाजमी। अगला आपके सामने देखोगे तो अदर डे दैट ही हैड गिवन a quarter of a dollar to a man who approached him as he was coming to visit the house of his friend. He knew nothing of the habits of this beggar, knew not how it would be spent improperly. This man professed to be a disciple of Herbert Spencer. Yet the $quarter given that night will probably work more injury than all the money which thoughtless donor will ever be able to give in charity will do good. He only gratified his own feelings. ये यहाँ तक कंप्लीट हो। क्वेश्चंस दे रखे हैं, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए मैन ऑफ वेल्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए पढ़ोगे ना और इसके आंसर को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि इसकी ड्यूटी कौन सी हो सकती है। ठीक है, ड्यूटी जो है अपने आंसर्स को लगाओ एक बार, अपने पैसे से देखोगे व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए मैन ऑफ ए वेल्थ। चलो वापस से अपने बिल्कुल बेसिक से एरियाज के ऊपर चलते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग की पढ़ने की कोशिश करोगे ना, आपके सामने में देखो तरीका आपको बता रखा, मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, यहाँ से पढ़ोगे, स्टार्टिंग कर दोगे दिस से और आप इसको कम्युनिटी तक देखोगे ना कंप्लीट। हेलो, आवाज एक बार कमेंट करके बताना, साउंड बिल्कुल ओके है क्या आपकी, बताओ एक बार, आवाज बिल्कुल सही आ रही है क्या। ठीक है, यहाँ तक देखोगे ना क्वेश्चन नंबर ए तैयार हो जाएगा। दिस देन, ये हमने पढ़ा था, दिस देन इज होल्ड टू बी द ड्यूटी ऑफ द मैन, ठीक, ऑफ वेल्थ, ये हमने पूरा पढ़ लिया था। अभी इसका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बी पढ़ लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर बी जो है आपके सामने बी दे रखा, व्हाट इज द इनडिस्क्रिमिनेट चैरिटी। इस डिस्क्रिमिनेट चैरिटी का भी तो जिक्र हुआ था अभी भाई, डिस्क्रिमिनेट चैरिटी का भी जिक्र हुआ था। देखो ये दे रखा है डिस्क्रिमिनेट चैरिटी, यहाँ से लेकर दो जूह से लेकर बच्चे, इसमें देखोगे दो जूह से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर तैयार हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे का। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे का तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ो क्या लिख रखा है आपके सामने। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, क्वेश्चन को देख लोगे ना अपने,
और इसको पढ़ते चलोगे तो आंसर तरीका आपको बता रखा, व्हाट इज द सेंट्रल पैसेज ऑफ पैसेज, ठीक है, ये कमेंट भी देख लेना आप। बाकी पूरा का पूरा आपके अप्रोच कैसे करना है, अप्रोचेबल कैसे है, बच्चे हमने पूरा का पूरा आपके सामने पढ़ लिया। और पढ़ देखो, आपको इंट की जरूरत है, आपको सिर्फ इंट की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग आप खुद बढ़ाओगे तब बढ़ेगी भाई, ठीक है। अगला आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रेसी राइटिंग के ऊपर आते हैं। और प्रेसी राइटिंग जो है वो ये लिख रखे आपके सामने, और इस प्रेसी राइटिंग को पढ़ लेते हैं बच्चे। इस चीज को समझने की कोशिश करना मेरे साथ साथ, प्रेसी राइटिंग को और पढ़ोगे ना, पढ़ लेते हैं। चलो क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करो एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज रिड्यूसिंग इट टू 1/3 ऑफ द इट्स लेंथ। ये तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं कि हमें 1/3 लिखना है, 1/3 पैसेज जो लिख रखा है इसको पढ़ोगे तो लिख रखा है अनबी प्रेसीज should be written on the prescribed pages of the answer sheet, marks will be, ठीक है, ये तो इसी में लिख रखा है आपका, marks will be reduced if your précis is much longer or shorter than the prescribed length। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, आंसर नहीं। how futile the old argument seems in view of these astonishing developments in scientific thoughts, it is time we brought our mind into line with the progress of science and gave up the meaningless controversies of an age gone by. It is true that the science changes and there is nothing dogmatic or final about it। यहाँ तक आपने पढ़ा है ना, इसमें देखोगे how futile the old arguments in view of the astonishing developments in scientific, it is time we brought our mind into, इट इज टाइम से लेकर है ना, इस लाइन को छोड़ दोगे आप पूरी, गिव अप तक, वहां पर सिर्फ आप इट इज टाइम लिख के द मीनिंगलेस कंट्रोवर्सीज लिख देना, ठीक है ना। यहाँ से अपनी लाइन कट गई यहाँ से, ठीक है, लाइन कट कर ही तो होना ना, ऑफ एन इज गोन बाय, इट इज दैट द साइंस changes and there is nothing dogmatic or final about it, ठीक है, but the method of science does not change and it is true that we must adhere in our thought and activities in researches and social life in political इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज लिख के आप एंड सोन लिख देना, ये बाकी सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको यहाँ तक काट दोगे स्प्लिट ऑफ द मैन तक, देखो कितनी लाइन कटेगी, एक्टिविटीज के बाद में लिख दोगे एंड सोन, ठीक है, फिर आप मैन तक काट दोगे through the ages this has grown and made itself master of this earth and drawn power from its innermost bowels as well as from the thunderbolt in the skies. It has tried to fathom of secret of the universe and brought the vagaries, ठीक है। इसको पढ़ लोगे और बच्चे इसको जो है ना, जो अननेसेसरी चीज है उसको हम क्या करते चलेंगे बच्चे, को आउट करते चलेंगे, बाकी 1/3 पैसेज में लिख देंगे, ठीक है। अब अपना जो क्वेश्चन पेपर था वो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चे। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, ठीक है। तो जो भी आपने पढ़ा वो आपके पेपर के लिए आपके बेनिफिशियल जरूर होगा, और बाकी जो अपना वो अपना एक प्रेसी राइटिंग का और बचता है उसको मैं अपने अगले सेशन में देख लेंगे। प्रेसी राइटिंग तो हो गया, सॉरी ऐसे राइटिंग और बचता है, ऐसे राइटिंग को देख लेंगे अपने अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहें अच्छे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है आपका।